तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here! Get out! पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का स्पेशल प्रोग्राम एक बड़े अहम टॉपिक के हवाले से है और बड़ा संजीदा मौजू है जिस पे डिबेट करना और जिस पे पाकिस्तानी कौम को आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए, सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी कि मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम। अब पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पे इस सिंगल नेशनल करिकुलम के मामले को लेकर डिबेट पाकिस्तान भर में छिड़ गई है। डिबेट बहुत अच्छी बात है, जब भी कोई नई चीज़ आती है और ख़ास तौर पे एक ऐसी चीज़ जिससे पाकिस्तान की कौम का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के बच्चों का, नौजवानों का मुस्तकबिल जुड़ा हो, उस पर डिबेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सिंगल नेशनल करिकुलम की डिबेट का जो एक आस्पेक्ट है कि इसके नेगेटिव, इसके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, ये हमारे बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं है, हमारे बच्चों की जहन साजी पे, उनकी तालीम और तरबियत पे इस पे मनफी असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ इस SNC यकसा निसाब तालीम के हवाले से पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव डिबेट भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो इस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के दरमियान असल रास्ता कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो आज इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आई है, क्या वो पाकिस्तान के बच्चों के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए, कौम के नौजवानों के लिए बेहतर है या उनके लिए मुज़िर है, मस्बत है या मनफी है, इसके असरात क्या पड़ सकते हैं, ये चीज़ हम आज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास जो है आज अपनी इसी फील्ड के तालीम के हवाले से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि तालीम का मामला है तो डेफिनेटली हमें एक्सपर्ट्स के साथ ही बात करनी चाहिए। सो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर परवेज़ हूद भाई साहब, माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर हैं, जाना पहचाना नाम है एजुकेशन सेक्टर में, और इस सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से एक बड़ी वाज़ेह सोच रखते हैं और बड़ी गहरी स्टडी रखते हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा, जिनका बड़ा काम है सिंगल नेशनल करिकुलम की डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए और इसमें बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इनसे भी जानेंगे कि इसके अंदर क्या बेहतर चीज़ें हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में नेगेटिविटीज़ हैं, डिबेट हैं और वो बेहतर हो सकती हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के लिए, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम का बहुत बारीक बीनी से इन्होंने मुतालिया किया है और बड़ा उस पर गौर व खौस किया है और फिर अवाम तक जो है ये जिम्मेदारी भी उठाई है कि लोगों को एजुकेट कर सकें कि आखिर यकसा निसाब तालीम है क्या। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई साहब, सर आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। आप किस तरह देखते हैं इस सिंगल नेशनल करिकुलम को? इसमें क्या चीज़ें आपको मनफी नज़र आई हैं, क्या चीज़ें आपको मस्बत नज़र आई हैं? डू यू सी कि दिस इज़ गुड फॉर आवर चिल्ड्रन, गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, और इज इट बैड एंटायरली? व्हाट इज द सिचुएशन सर? हम सभी चाहते हैं कि जो तालीम तफरीक है, जो एक तरफ बहुत महंगे स्कूल हैं जहां बहुत अच्छी तालीम, कदरे बेहतर तालीम दी जाती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो जो बहुत पस्त बुरे हाल में हैं, इन सब को बराबर कर दिया जाए। लेकिन ये बराबरी यूं नहीं आ सकती है कि आप सिर्फ निसाब बदलकर ये सब कुछ कर सकें। अच्छा, इस तरह से वो स्कूल जहां माहाना फीस 10, 20, 30 हजार रुपया है और दूसरी तरफ वो जहां 300, 400, 500 रुपया है, वो कभी इस तरह से बराबर नहीं कर दिए जा सकते हैं। इसके जो मनफी असरात हैं वो तो मैं आपको गिनवा सकता हूं और बहुत से हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान की तालीम का सबसे बुरा पहलू है वो ये कि इसमें रट्टा बेहिसाब है। तो अगर आप मुकाबला कीजिए हमारे बच्चों का हिसाब, उनकी रियाजी, उनकी साइंस, जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है दूसरे मुल्कों के बच्चों के साथ, तो हम कहीं भी नहीं है। अब जो रट्टे का मवाद बढ़ा है, बेहिसाब बढ़ा है। अब आप देख लीजिए कि इनको पहले इस्लामियात में
تو صرف ناظرہ کرایا جاتا. اب ناظرے کے ساتھ ان کو معنی بھی یاد رکھنے ہوں گے, حدیثیں بھی سیکھنی ہوں گی, دعائیں بھی سیکھنی ہوں گی, کیا کچھ سیکھنا ہوگا. دماغ کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے. اور پھر تو اس میں ان کو ایک زبان بھی نہیں آتی, ان کو اب عربی بھی سیکھنی پڑے گی. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے. اگر ناظرے کے ساتھ وہ اس کے اردو معنی بھی سیکھیں گے, احادیث یاد کریں گے, آیات یاد کریں گے, عربی تھوڑی بہت سیکھ لیں گے, اس میں پرابلم کیا ہے پرویز ہود بھائی صاحب؟ بہت پرابلم ہے کیونکہ آپ نے اس بچے کا جو چھوٹا سا دماغ ہے اس کو صرف ایک سمت لگایا ہوا ہے. اس کو آپ نے, اس کے دماغ کو آپ حرکت نہیں دے رہے, اس میں کوئی جنبش نہیں پیدا کر رہے. آپ صرف اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو اچھی طرح سے رٹ سکتا ہے, جو رٹو طوطا ہے, اس کو بڑے نمبر ملیں گے. باقی جو ہے وہ بیچارے جو بھی ہے, جو اپنے دماغ سے سوچنا چاہتا ہے, وہ تو کہیں نہیں رہتا ہے اس میں. اس کے علاوہ پرویز ہود بھائی صاحب کوئی اور آپ کو اعتراض ہے, تاکہ ان اعتراضات کے جواب پھر میں ڈاکٹر مریم صاحبہ سے ضرور لے لوں, اینڈ آف کورس ڈاکٹر عائشہ کا انپٹ بھی آئے گا. ہاں اعتراضات اور بھی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہماری تعلیم کی اصل خرابیاں ہیں ان کی طرف تو ہم گئے ہی نہیں ہیں. وہ کیا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اپنا کام نہیں جانتے, ان کی کوئی سبجیکٹ لرننگ نہیں ہے. ہماری کتابیں غیر معیاری ہیں, اور جو اب آئی ہیں وہ اور زیادہ برے حال کی ہیں, اور زیادہ گری ہوئی ہیں معیار کے حساب سے. اور دیکھیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ تقریباً آدھے بچے پاکستان کے, ان کو تو سکول بھی نہیں ملا ہے جہاں وہ جا کر پڑھ سکیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ساری تعلیم برابر کر دی اور آدھے بچوں کے لیے سکول بھی نہیں ہے. یہ تو ایک سستی شہرت کمانے والی بات ہے کہ ہم نے برابری کر دی. لیکن پرویز ہود بھائی صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نظام کا, سسٹم کا پرابلم ہے؟ نصاب کے حوالے سے جو پرابلم, جو اعتراضات ہیں وہ ابھی تک واضح طور پہ سامنے نہیں آ رہے. اور اگر جو بچے سکولوں میں نہیں ہیں وہ بہت غلط بات ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ ان بچوں کو آپ سکولوں میں ڈلوائیں. لیکن جو سکول رن ہو رہے ہیں وہاں پر نصاب تعلیم کو ٹھیک کرنا, وہ تو ایک سیپریٹ انٹائرلی, آپ دو ایشوز کو اکٹھا ملا رہے ہیں. اچھا چلیے صرف ہم نصاب کی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ نصاب ناکافی ہے, یہ تو آپ بھی مانتی ہیں کہ ناکافی ہے, لیکن نصاب کے اندر بھی جو خرابیاں ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس میں جو لڑکیوں کو جس رنگ میں جو ان کی تصویر کشی کی گئی ہے وہ مجھے بہت قابل اعتراض دکھائی دیتا ہے. ابھی میں نے کچھ ایسی کتابیں دیکھی ہیں جس میں خدا را وہ جو بچیاں ہیں وہ فرش پہ بیٹھی ہیں, ماں بھی بیٹھی ہے فرش پہ, اور وہ لپٹی ہوئی ہے. بھائی اگر وہ لپٹی ہوئی ہیں اس طرح سے, تو جب دوسری عورتیں دکھائی دیں گی بازار میں, سڑکوں پر, جو لپٹی ہوئی نہیں ہے اس طرح سے, تو یہ تو معیوب سمجھا جائے گا, اس کو غلط سمجھا جائے گا. تو جس طرح کی ایک کوشش کی گئی ہے جینڈر سٹیریوٹائپ بنانے کی, عورت کو, لڑکی کو بس ایک گھر کے اندر بند ہونا چاہیے, اس کا درجہ ادنا ہے. اس پہ تو مجھے شدید اعتراض ہے. یہ تو پاکستان, ادھر تو طالبانائزیشن کی کوشش ہے, ہمیں تو افغانستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر عمران خان کی حکومت میں. ٹھیک ہے, آپ کے اعتراضات سامنے آ گئے, اب ان کا جواب لیتے ہیں. جینڈر ریپرزنٹیشن تو ڈاکٹر عائشہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن الاؤ کریں کہ ڈاکٹر مریم صاحبہ سے جو اعتراضات ہیں. ڈاکٹر مریم صاحبہ, ایک SNC کے حوالے سے جو ڈیبیٹ آئی ہے, اتنی کنفیوژن ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے نصاب, آخر اس نصاب میں خرابی کیا ہے, آخر اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں. اور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب نے جس طرح بڑا ایلوکینٹلی اپنا جو کیس ہے وہ پٹ فارورڈ کیا ہے کہ جی آپ کے اس نصاب سے معیار تعلیم اور نظام تعلیم بہتر نہیں ہونے والا, اور اس میں بھی رٹے پہ اتنا ہی زور ہے جتنا پہلے زور دیا گیا تھا. ڈاکٹر مریم صاحبہ, what would you say in the defense of SNC? جی بہت شکریہ مجھے بلانے کا. دیکھیں آپ میرے سے کیوں پوچھتی ہیں, آپ کسی بھی پیرنٹ سے, کسی بھی ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. ہم تینوں آپ کے پینلسٹ, ہم خود یونیورسٹی پروفیسرز بھی ہیں. بچہ رٹا نصاب کی وجہ سے نہیں لگاتا, بچہ رٹا امتحان کی وجہ سے لگاتا ہے. جب آپ کا امتحان آپ کی درسی کتب پہ
की बिना पे बनेगा कि इस टेक्स्ट बुक में इस सवाल का जवाब है तो बच्चा उस पैराग्राफ को रट लेगा। लेकिन जब आपका इम्तिहान कॉन्सेप्ट पे बनेगा कि बेटा आप फ्रैक्शंस करके दिखाएं या आप समझाएं कि आपको कैसे पता है कि दुनिया गोल है, बजाय इसके कि आपने इसका रट्टा लगाया है। जो इम्तिहान जब आपकी तसव्वुराती समझबूझ पे होता है वो रट्टे सिस्टम का तोड़ होता है। तो लिहाजा ये कहना कि क्योंकि निसाब बन गया है इसलिए रट्टा सिस्टम जो है वो फरोग पा रहा है, ये जो लोग तालीमी शोबे से ताल्लुक रखते हैं वो सब आपको इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, बल्कि कोई भी पेरेंट या टीचर आपको ये बात कंफर्म कर सकता है कि ये बात जरा सी सिंपलिस्टिक है, ऐसे होता नहीं। दूसरी बात जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, या कि शायद ये कोई सस्ती शोहरत है या ये कोई एकदम से बस आपने एक स्टेप लिया और सब कुछ ठीक हो गया उसका क्लेम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैंने ना मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने किसी पॉइंट पे भी कहा है कि ये हमारा एक और वाहिद और फाइनल स्टेप है। आप देखिए हमने पब्लिकली इतना अनाउंस किया हुआ है, हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं काम के, जिसमें पहला कंपोनेंट मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, दूसरा कंपोनेंट टेक्स्ट बुक्स है, तीसरा कंपोनेंट टीचर ट्रेनिंग है और चौथा कंपोनेंट असेसमेंट यानी इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात हैं। तो लिहाजा ये कहना कि हमारा कोई प्लान नहीं है या कुछ इस तरह, और ये तो मैं अभी आपको सिर्फ नेशनल करिकुलम काउंसिल का मैंडेट बता रही हूँ कि उनका क्या काम है, जो मेरे अंडर एज न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टर आ रहा है, जो अब मैं जिसको लीड कर रही हूँ। इसके अलावा मिनिस्ट्री में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का एक बहुत मेजर प्रोग्राम है, जायका के साथ मेरी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, उन्होंने इस पे ट्रेनिंग्स भी कराई हैं, उन्होंने एसएनसी बेस्ड करिकुलम भी बनाया है, हर सूबे में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर पॉलिसी मौजूद है और उस पर काम हो भी रहा है। ठीक है। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर अब अगर किसी को पता नहीं है कि वो काम जो है उस तरह से उन्होंने देखा नहीं है, तो इसका ये क्लेम करना कि वो हो नहीं रहा या इस हुकूमत ने उस बारे में कुछ किया नहीं या मेरे ऑफिस ने उस बारे में कुछ नहीं किया, हाँ काम बहुत ज्यादा है और वक्त लगेगा। कोई एक हुकूमत नहीं बट आने वाली कई हुकूमतें जब तक तालीम को इसी तरह तरजीह नहीं देंगी हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो लेकिन ये कहना कि कोई काम नहीं है, प्रोफेसर परवेज हुद भाई का ये पॉइंट था कि आपका एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी या तबका है बच्चों का जो कि आउट ऑफ स्कूल है, जब तक आप उसको स्कूल में नहीं डालेंगे, आपके निसाबे तालीम का यकसां कर दें, सेपरेट कर दें, जो मर्जी कर दें उसके साथ, वो फायदा मंद नहीं होगा। जबकि आपका बहुत बड़ा एक बच्चों का जो पॉपुलेशन है वो स्कूल से बाहर है, उसको तालीम ही नहीं मिल रही। आई थिंक दिस वाज द पॉइंट परवेज हुद भाई साहब मेड। देखिए तकरीबन 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूल के बाहर है और तकरीबन इतना ही बच्चा स्कूल के अंदर है। हाँ। और जितना बच्चा स्कूल के अंदर है वो भी कोई खास तालीम नहीं पा रहा। हाँ। वो एक बेबी सिटर सेंटर आप समझ लें, एक टीचर है 200 बच्चा है, उस क्लासरूम में क्या तालीम दी जा सकती है? So you have agreed to our point, to my question as well and to परवेज हुद भाई साहब's point कि जी मसला आपका सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं है, आपका मियारे और निज़ाम तालीम है। नहीं ऐसी बात नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। डॉक्टर हुद बॉय, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो बात कर रहे हैं कि क्या अगर आप सिर्फ निसाब बना देंगे तो क्या मेयार आपका बराबर हो जाएगा? तो मेरा जवाब बिल्कुल उनके साथ मैं मुत्तफिक हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं है। जहाँ हमारा डिफरेंस है वो समझते हैं कि हमने क्लेम किया है कि सिर्फ हमने निसाब बनाना है एंड दैट्स इट, वेयरएज हमने बारहा कहा है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। किसी और चीज पे काम नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनके तो अब स्कूलों में पहुंच भी गई हैं और टीचर ट्रेनिंग गाइड्स बन चुकी हैं। बहुत ही गैर मेयारी है, मैंने खुद देखी हैं, उन पे तो हमें शर्म करना चाहिए। वाकई हमें दुख होता है ये, और खास तौर पर जो साइंस की किताबें हैं मैंने वही देखी हैं अब तक, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें से तो ऐसे लगता है कि कोई मजाक किया गया है बच्चों के साथ। आई वांट डॉक्टर मरियम कि आप अपना पॉइंट इस पे जरूर कंप्लीट करें। आप हमें ज्वाइन करें, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आप हमारी फिजिक्स की और साइंस की जो टेक्स्ट बुक्स रिवाइज करने की, अपडेट करने की कमेटी है, तो आप उसको लीड करें, आपको इनवाइट करते हैं। अब क्या ज्वाइन नहीं, लेकिन रिविजन का प्रोसेस चल रहा है। देखिए करिकुलम इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या करना? नहीं ऐसे नहीं है डॉक्टर साहब, प्लीज बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आप हमें ज्वाइन करें और इंशाल्लाह अगली जो हमारी सिटिंग होगी, आई वुड लाइक कि आप उसमें इस बात पे आप बात करें कि आपने क्या फिर उसमें जल्दी क्या थी कि आपने उन किताबों को मार्केट में भी पहुंचा दिया, और बावजूद इसके कि उसके अंदर खराबी दर खराबी है, लेकिन आपको बहुत जल्दी थी। क्यों इतनी जल्दी थी, ये बताइए। इसका जवाब इसलिए देखें,
देखिए गरीदा, हम एक एकेडमिक्स हैं, हमें एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करनी चाहिए। तो कहना जी आप जल्दी क्या आती, हमारा मुल्क इम्प्लोड कर जाएगा अगर हम तालीमी इमरजेंसी के तौर पे तालीमी इस्लाहात नहीं अगर लेकर। आपकी किताबें ये जरूर है कि I'll come back to you, Dr. Mariam Saiba. Dr. Aisha बहुत देर से खामोश हैं. Let me include Dr. Aisha in the debate as well. Dr. Aisha, एक तो आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्लस जो परवेज हुड भाई साहब ने सवाल उठाया है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, जेंडर रिप्रेजेंटेशन का, इस पे आई वुड लाइक योर पॉइंट प्लीज। अच्छा, पहले मैं जेंडर के हवाले से बात कर रही हूँ बिकॉज दैट्स नॉट बीन टॉक्ड अबाउट, और फिर आई डू वांट टू कम बैक टू ये जो हम एकेडमिक बात कर रहे हैं। सो बिकॉज ये जेंडर वाली चीज़ सोशल रोल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो भी चुकी है एंड इट्स क्लोज टू माई हार्ट। और हिजाब में और फ्लोर पे बिठाना, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ गरीदा, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि देखिए आज कल परसों एक आर्टिकल आया है, अगर आप इकोनॉमिस्ट का लेटेस्ट एडिशन उठा के देखें, और उसका टाइटल कुछ इस तरह से है कि नेशंस दैट फेल देयर विमेन फेल्ड। तो बेसिकली वो ये कहते हैं, और उन्होंने फिर उसके अंदर 120 एक इंस्ट्रूमेंट की बात की है जो कि एक फ्रिटर्नल सिंड्रोम स्केल बनाया गया था 2017 के अंदर, और उसके अंदर वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के लोगों ने मिलकर और बेसिकली 120 मुल्कों का डेटा इकट्ठा किया था, और ये दिखाने की कोशिश की है उसमें, और बड़ा वाज़ेह उसमें नज़र आता है कि जो ममालिक, जो सोसाइटीज़ ज़्यादा सेक्सिस्ट हैं, यानी अपनी औरतों के साथ ठीक नहीं हैं, तो वो ज़्यादा फ्रेजिल हैं एंड दे टेंड टू बी, जिन्हें हम कहते हैं फेल्ड स्टेट्स। अगर आप उनको देखें 120 ममालिक का डेटा, तो उसमें पाकिस्तान किसके साथ खड़ा हुआ? पाकिस्तान इज़ मोर सेक्सिस्ट देन इंडिया, ठीक है, जो कि हमारा आमतौर पे परसेप्शन होता है कि नहीं इंडिया जो है यह हमारे बराबर है या हमसे ज़्यादा है, गवर्नमेंट तो कहती है फोर्ब्स की लिस्ट है जहाँ पे पाकिस्तान आप इमेजिन करें ना, 120 ममालिक का डेटा बड़ा एक्सटेंसिव, और मैं बताती हूँ किन चीज़ों पे डेटा इकट्ठा किया गया है। पाकिस्तान खड़ा है आपका इराक के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नाइजीरिया के साथ, आपसे ऊपर सिर्फ साउथ सूडान है। तो यहाँ आप स्टैंड करते हैं जब एक एकेडमिक्स ने अपना एक स्केल बनाया, और ये सिर्फ एक स्केल की बात है, ठीक है, इसके अलावा बेतहाशा इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिसेंट आर्टिकल में आया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो उन्होंने स्केल, जो इंडेक्स बनाया है, वो उन्होंने इंडिकेटर्स क्या शामिल किए थे? वो शामिल किए थे कि अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन फ्रंट ऑफ लॉ, औरतों की शादी कितनी जल्दी होती है, पॉलीगमी उस सोसाइटी के अंदर है या नहीं, ब्राइड प्राइस या डाउरी उसका रिवाज किस तरह का है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या है, वेरी इंटरेस्टिंगली सोसाइटल एटीट्यूड्स क्या हैं औरतों के खिलाफ। तो अब ये मैंने आपको बात बताई कि इंटरनेशनल सिनारियो में हमारी जगह क्या है, आप इसको एक जगह पार्क कर लें। अब आप आएँ कि यहाँ पर इस इंडेक्स में भी सोसाइटल एटीट्यूड्स की बात की गई है। अब सोसाइटल एटीट्यूड्स ना डॉक्टर हुबॉय से छुपे हैं, ना डॉक्टर चुगताई से छुपे हैं, ना आपसे छुपे हैं, ना मुझसे छुपे हैं, किसी से भी नहीं छुपे, क्योंकि रोज़ कोई न्यूज़ आ रही होती है। सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं क्या? 3 मैं चीज़ें उसमें एड्रेस करना चाहती हूँ। ड्रेसिंग ऑफ द वुमन, मैं शुरू करती हूँ 2019 से, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब ज़िया बंगर साहब ने केपी में कहा था कि स्कूल की बच्चियाँ स्कूल के रास्ते में हरास होती हैं, चादर और अबाया ओढ़ कर आएँ। ये बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी 2019 के आखिर में, यानी कि ड्रेसिंग को, बच्ची का यूनिफॉर्म नहीं बचाता उसको हरासमेंट से, वो कहते हैं इसके ऊपर भी चादर पहनो। ये जो गंदा माइंडसेट है ये आपको स्कूल यूनिफॉर्म में भी नहीं छोड़ता। तो ड्रेस का कोरिलेशन खुद बनाया इन्होंने हरासमेंट के साथ। अब आप रीसेंट जितनी भी डिबेट देख लें, कोई रेप होता है, कोई हरासमेंट का केस होता है, औरत ने पहना क्या था, खवातीन का ठीक है, इमोडेस्ट। तो आदमी रोबोट नहीं है, आदमी तो ये करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें नीचे के लेवल से लेकर ऊपर तक के लेवल तक ये माइंडसेट है, और ये सिर्फ आदमियों का नहीं, ये औरतों का भी माइंडसेट है। ये औरतों का भी है, क्योंकि औरतें भी तो उसी सोसाइटी, उसी पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसका हिस्सा है। अच्छा, ये एक ड्रेसिंग की बात आ गई, वो आपने कर दिया। अच्छा, ना सिर्फ ऑनर इससे जुड़ा हुआ है कि औरतों की ड्रेसिंग पूरी हो, जब आपने अपना ऑनर रिस्टोर करना हो या किसी और फैमिली को डिसऑनर करना हो, तो उसी औरत को आप नेकेड करके परेड भी कराते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये भी किससे आपने सुने होंगे। तो ड्रेस का कनेक्ट कर रही हैं जो परवेज हुड बॉयज पे एतराज उठा रहे हैं। सॉरी डॉक्टर आयशा, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ एंड आई हैव टू इंटरप्ट यू फॉर दैट। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर आयशा साहिबा से उनका बाकी कमेंट आगे कंटिन्यू करवाएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर आयशा साहिबा, सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगी ये बात मुकम्मल करने के लिए। देखें, एक चीज़ आपकी ये आ गई, एक आपकी पब्लिक स्पेसेस के अंदर औरतों के साथ क्या सलूक होता है। मोटरवे इंसिडेंट देख लें, क्यों थी इस वक्त यहाँ पे, क्या कर रही थी। मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट देख लें। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि कौन से प्रोफेशंस हैं जहाँ पे औरतों को समझा जाता है कि अच्छा यहाँ पर ठीक है, टीचिंग कर लो, मेडिसिन में चली जाओ, घर का काम कर लो, इस तरह के कर लो जहाँ आसपास औरतें हैं ताकि हरासमेंट ना हो। अच्छा, यहाँ आने से मैंने इंजीनियरिंग में अपनी अंडर ग्रेड की हुई है, तो
एक जुमला 2000 में मैंने अपनी अंडरग्रेड खत्म की है, तो मुझे जुमला सुनने को मिला कि कौन सा शरीफ भाई या बाप अपनी बेटी को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजेगा। सो यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लड़कियां आती हैं उनको हरास करना इज़ ओके, दिस इज़ माई ओन लिव्ड एक्सपीरियंस। तो गरीदा, 3 चीज़ें, ड्रेसिंग को आपने जोड़ दिया औरत की इज्जत के साथ, आपने पब्लिक स्पेसेस में किस तरह नजर आती हैं, कब नजर आती हैं, किसके साथ नजर आती हैं, औरत की इज्जत के साथ जोड़ा, फिर आपने प्रोफेशंस को औरत की इज्जत या उसके साथ जोड़ा। अब ये बुक्स में रिफ्लेक्ट होता है, ये, और ये आपकी सिर्फ एसएनसी की बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये हमेशा से आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट होता है। शायद प्राइवेट स्कूलों की कई किताबों को देखेंगे उसमें भी मैंने खुद देखा है जो एसएनसी की बुक्स हैं। गरीदा, देखिए जिन लोगों ने है, टीचर है तो वो खातून है, दुकानदार है तो मर्द है, जिन लोगों ने बाकायदा जेंडर एनालिसिस किया है बुक्स का, और ये ट्विटर पे जो 1-2 पेजेस लगा के उसको मैं एनालिसिस नहीं कहती, बाकायदा जिन प्रोफेशनल्स ने एनालिसिस किया और वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगा, वो कहते हैं कि बुक के अंदर एक तो क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग औरतों की रिप्रेजेंटेशन कम है, मर्द और बच्चे आपको उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नज़र आती है। अगर आप ड्रेसिंग के हवाले से बात करें तो हाँ, औरतों को बहुत स्टीरियोटिपिकल तरीके से ड्रेसअप करवाया गया है, और ऑन दी अदर हैंड अगर आप लड़कों को देखें तो ज़ाहिर है डाइवर्सिटी एक नज़र आती है। तो ये हमारी सोसाइटी का मसला है, ये बुक्स को में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है सोसाइटी, और यहीं से बच्चे कंडीशन होके इस एज में जब बाहर निकलते हैं तो वो री इन्फोर्स करते हैं सोसाइटल उन एटीट्यूड्स को, जिनकी वजह से आप इस इंडेक्स के ऊपर इस वक्त इतने बुरा फेयर कर रहे हैं। और आखिरी बात जो एक, और वो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक पीपल नीड टू कॉल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आउट, कि जब शहबाज गिल साहब ने बैठकर आपको ये कहा कि कल से आप आप कम कपड़े पहनकर आ जाए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ये इस तरह की बात है कि इतनी इम्प्यूनिटी के साथ कि कोई बंदा ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न पे बैठकर ये बात करे किसी औरत को, ये इतने आराम से उस आदमी को निकल जाने दिया गया है, ये सोसाइटी है हमारी। डॉक्टर मरियम चौथाई साहबा, आई वुड लाइक यू टू आंसर जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के हवाले से डॉक्टर आयशा साहिबा ने बड़े पर्टिनेंट। मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर आयशा ने कहा है ये बिल्कुल सही है और 101% सही है। मैं अपना कोई जाती तजर्बा बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सन 73 से पढ़ाना शुरू किया, तो उस वक्त यानी कि 47 साल पहले वहां एक लड़की भी आपको बमुश्किल बुर्के में दिखाई देती थी। अब तो हिजाब बुर्का आम हो गया है, आपको नॉर्मल लड़की तो शाज और नादिर ही उधर नजर आती है। और जब वो क्लास में बैठती हैं बुर्के में हिजाब में लिपटी हुई, तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी शमूलियत क्लास में है, वो बहुत घट जाती है, यहां तक कि पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में है कि नहीं। पहले तो ऐसे होता था कि ठीक है बहुत ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन कभी कभी सवाल हो जाता था लड़कियों की तरफ से और खुशी होती थी और फिर मैं उनको जवाब देता था। आप बता रहे हैं कि ये खवातीन की तरफ से, लड़कियों फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से होता है, या ये एक जनरल जो हमारे स्टूडेंट्स का बिहेवियर है कि वो सवाल करते ही नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का? नहीं, जब जैसा कि डॉक्टर आयशा कह रही थी, जब आप औरत को एक कम दर्जा देते हैं, जब आप उसको ये दिखाते हैं कि बस वो खाना पकाती है या सफाई करती है, तो फिर औरत का जो अपना सेल्फ इमेज है वो एक प्रोफेशनल का नहीं बनता, वो एक साइंटिस्ट का नहीं बनता। अब हम उनको कैसे साइंटिस्ट बनाएं, उनको कैसे इंजीनियर बनाएं, जब वो समझती हैं कि मेरे मुकद्दर में तो सिर्फ ये है कि मैं घर जाके मियाँ के लिए खाना पकाऊंगी। तो यही वजह है कि हमारी आधी वर्क फोर्स तो यूं ही खत्म हो जाती है। Very valid point. Very valid point. And I would like Dr. Mariam to answer these reservations and these concerns and these objections. हम खवातीन को अपनी दरसी कुतब में नासा का लिबास पहने हुए, मिलिट्री का लिबास पहने हुए, दुकान पर बैठे हुए, दुकान चलाते हुए, रिक्शा चलाते हुए, बस चलाते हुए, ये काम करते हुए क्यों नहीं दिखाते? डॉक्टर मरियम चौथाई साहबा, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एक इल्जाम लग रहा है सिंगर नेशनल करिकुलम पे, इसको एड्रेस कीजिएगा। जी, मैं ये आपको और पता नहीं किस तरह एड्रेस करूं, शायद सफ़ा नंबर निकाल के दिखाऊं। ये जो आपने बात की कि किसी पेशावराना रोल में, किरदार में औरत को नहीं दिखाया गया, ना सिर्फ जो स्केचेस बने हुए हैं जो कार्टून टाइप बच्चों की किताबों में होते हैं, उसमें बच्चियां और बच्चे हॉकी भी खेल रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, बल्कि जहाँ पर औरतों के रोल की बात आती है वहाँ पर
असल औरतों की तस्वीरें हैं। हमारी क्रिकेट टीम की कैप्टन सना मीर की तस्वीर है, औरतों के पायलट्स बनी हुई जहाज में बैठी हुई उनकी तस्वीर हैं, पूरे पूरे एसेज हैं हिस्ट्री के हिसाब से जो पाकिस्तान की क्रिएशन में औरतों का रोल था उस पर डेडिकेटेड सेक्शंस हैं। और एक और बात बड़ी लाजमी है कहनी, अगर हम देखते हैं ऐसे ममालिक को आपने जहाँ पर आपने आपने तालीम पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो खवातीन के किरदार की बात की, तो यहाँ पर एक एतराज भी ले लीजिए कि जी फातिमा जिनाह का जिक्र है आपकी इस एसएनसी की किताबों में, लेकिन वो सपोर्टिव रोल में टुवर्ड्स हर ब्रदर मोहम्मद अली जिनाह कायदे आज़म। सिर्फ फातिमा जिनाह साहिबा का रोल नहीं दिखाया हुआ। रूथ फॉर जो एक यहाँ पर हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, जो यहाँ पे एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो बाकी दूसरी हमारी हिस्ट्री में क़यादत में डिफरेंट वुमेन रही थी मुस्लिम लीग में, जो नेसेसरली जिनका कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं था, उनका भी जिक्र है। तो देखें ये हेयर से पर ना ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है जब आप एक सुनी सुनाई बात को आगे कर। प्लीज आयशा मुझे खत्म करने दें। अब डॉक्टर मरियम खत्म कर लें, खत्म करें, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूं। जी डॉक्टर मरियम साहिबा, देखिए मैं अब सिर्फ ये बात आ जाती है कि सफ़ा नंबर दिखाऊं कारोब। आपने कहा कि औरत को कोई दुकान चलाते नहीं सिखाया। हमने 5वीं जमात में वही आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की ज़हन में बात रखते हुए कि बहुत सारे बच्चे 5वीं जमात से पहले ही सरकारी स्कूलों में उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कि उस लेवल पर भी उन्हें कारोबारी होने का कॉन्सेप्ट दिया जाए कि वो नौकरियां मांगे नहीं, वो नौकरियां देने के काबिल हों। और वो जो हमने पूरा चैप्टर है उसमें जो बच्ची है वो बच्ची है, वो लड़का नहीं है, जो अपनी दुकान बनाती है, जो कस्टमर रिसर्च करना सीखती है, जो फाइनेंसेस मैनेज करना सीखती है। और उस बच्ची के बाल इतने लंबे हैं, उसने सर पे निकाब हिजाब नहीं लिया हुआ। तो ये जो सिलेक्टिव इस तरह से है। और जो डॉक्टर साहब ने बात की पहले कि वो कुछ लड़कियां जो है वो जमीन पर बैठी हैं और मर्द जो है ऊपर बैठे हैं, दूसरी किताब में लड़का जमीन पे बैठा है और बच्ची सोफे पे बैठी है। तो ये जो सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ मॉडल टेक्स्ट बुक्स है ये हमें बहुत डैमेजिंग है। ये इस तरह से ना करें, क्योंकि आप वालिदैन को बिला वजह उनको डरा रहे हैं। हाँ आयशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा है। और निसाब और दरसी कुतब, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की किताबें हर 6 महीने उनके अपडेट्स आते हैं। डॉक्टर मरियम बात मुकम्मल कर लें। सर प्रोफेसर हो नहीं सकता जी। सो मैं ये बात क्लियरली कहना चाहूंगी कि ये इसका जिक्र किया कि डॉक्टर परवेज जरा डॉक्टर मरियम जवाब मुकम्मल कर लें, उनका स्काइप कनेक्शन बार बार फ्रीज हो रहा है। डॉक्टर मरियम आप बात मुकम्मल कर लें, देन डॉक्टर आयशा आपका कमेंट और फिर डॉक्टर परवेज आपका। जी आई रियली अप्रिशिएट इट गरीदा, बट आई होप कि मैंने एटलीस्ट आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए हैं बताने के लिए। और ये टोकनिज्म नहीं है। एक मैं लास्ट बात इधर कहना चाहूंगी जो निहायत इम्पोर्टेंट है। हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में इस बात की सबसे ज्यादा एक्नॉलेजमेंट है कि सबसे ज्यादा अनपेड जो लेबर है हमारी वो माओं की है, जो घरों पे बैठ के 9 से 5 बजे तक तो हर बंदा नौकरी करता है, उसको तनख्वाह भी मिलती है, रात को सोने को भी मिलता है। जो औरतें घरों में घर का उसको अनपेड लेबर के तौर पे बात होती है कि इसको इकोनॉमी में काउंट होना चाहिए। तो लिहाजा ये कहना कि किसी तरह जो औरत घर पे बैठी है, बच्चों का ख्याल रख रही है, ये खाना पका रही है, वो किसी तरह कमतर है, ये बहुत गलत सोच है। गॉट योर पॉइंट। सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा, डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब एंड डॉक्टर आयशा साहिबा। एक छोटी सी ब्रेक का प्रोग्राम में वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर आयशा आप इस पे कमेंट करें। और आप एक चीज़ कह रही थी कि तीसरी क्लास तक जो है बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स उर्दू में पढ़ाए जा रहे हैं और उसके बाद सडनली वो इंग्लिश में ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो मरियम की बात का जवाब मेरे ख्याल में टोकनिज्म है, बिल्कुल है। मेरे ख्याल में जब हम बात करते हैं, देखें एंटरप्रेन्योर लड़की भी होगी, वकील की भी तस्वीर नज़र आएगी आपको, पायलट खातून भी नज़र आएगी। हमने जो बात की है, हमने ये कहा है कि कितनी दफ़ा नज़र आई है, क्वांटिटेटिव नंबर्स कितनी दफ़ा नज़र आई है अक्रॉस बुक्स, वो प्रेप से लेकर 5th तक और किन किन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। अच्छा मैं वापस आती हूँ कि क्यों ये वजह है। वो एक तो हमने क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात की और दूसरा हमने कहा है कि आप देखें इन रिलेटिव टू कि लड़कों को कितनी दफ़ा आपने किन रोल्स में और किस तरह से दिखाया गया है। तो देखिए परसेप्शन जब बच्चे की बिल्ड करनी होती है तो आपने चीज़ों को, औरतों के रोल्स को या औरतों के इमेजेस को
गरीदा हम कहते हैं नॉर्मलाइज करना है। जैसे आदमी के लिए नॉर्मल है ना कि आउटडोर स्पेसेस में नजर आए उछलता कूदता हुआ बच्चा, लड़ता हुआ, मंकी बार पे करता हुआ, यही औरत के लिए भी नॉर्मलाइज करना है। सो एक किताब में एंटरप्रेन्योर वेरी गुड स्टेप, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। सो वो मरियम की बात में इस तरह से इसको जवाब देना चाह रही थी। दूसरी बात ये कि आदमी को, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि औरतों का जो घर का काम है, आदमियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी औरतों ने अपने सर पे उठाई हुई है, बावजूद इसके कि औरतें घर से बाहर भी काम करती हैं। आदमी को कितनी दफा दिखाया गया बुक के अंदर घर का काम करते हुए, नहीं दिखाया गया। तो भाई जेंडर एनालिसिस ना इस तरह नहीं होता कि बैठ के आप हियर से ही सेड शी सेड, ये पिक्चर, ये पेज नंबर नहीं होता। एक प्रॉपर तरीका होता है जेंडर एनालिसिस का, और वो एक्सपर्ट्स करते हैं, और एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी नहीं करते। जेंडर जिन्होंने लेंस जिनको यूज करना आता है वो करते हैं। सो लेट देम डू देयर जॉब एंड दे हैव डन दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि देखिए एकेडमिक्स के ऊपर जो परवेज हुड बॉय साहब ने शुरू में कहा है, मरियम की भी बात उस पर मैं कहूँगी, दोनों की बात में आधी बात उधर भी सही है और आधी बात उधर भी सही है। देखिए रटा हमेशा से हमारी बुक्स का मसला है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो आपका किसी हद तक, और चाहे वो आपका पब्लिक स्कूल हो। किसी हद तक ये बात ठीक है कि हाँ, आपका टीचर वैसे ही पढ़ाएगा और वही पढ़ाएगा जो एग्जाम में आएगा और जिस तरह एग्जाम में आएगा। सो अगर रटा बेस्ड एग्जाम है तो टीचर ने रटवाना है बच्चे को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स को इम्प्रूव नहीं करना। अगर बुक्स बहुत थिन है, डेप्थ में जाती ही नहीं किसी चीज़ की, तो कॉन्सेप्ट भी आप कैसे बनाएंगे? तो टीचर ट्रेनिंग और बुक्स के अंदर कंटेंट की ब्रेड्थ को इस लेवल पे कम करना और डेप्थ को बढ़ाना एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट, along with आपके एग्जामिनेशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परवेज हुड भाई साहब, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? तो मेरा ख्याल है जेंडर के मसले के ऊपर थोड़ी सी बात हुई, लेकिन हमने अब तक जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम आबादी, उसको तो हमने उसका जिक्र भी नहीं किया। जो यहाँ मुसलमान नहीं हैं उनको अब उर्दू में और हर मजमून के अंदर, सोशल स्टडीज में वही चीजें पढ़नी पड़ रही हैं जो मजहब के साथ न थी हैं। यहां तक कि वो अब परेशान हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की जिसे मंजूर भी कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में खुदा जाने क्यों उस पर अमल नहीं हुआ। उसका मुझे सही पता नहीं कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि चूंकि मजहब हर एक पर लाजिम कर दिया गया है, तो अब जो गैर मुस्लिम है उनके लिए तो कुछ गुंजाइश ही नहीं रही। अब ये आप नहीं कह सकते कि वो जाकर अपनी अपनी किताबें पढ़ें, वो पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। अब अगर एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो उनमें से अगर एक हिंदू है, एक पारसी है, एक सिख है, एक कोई और है, तो क्या आप उधर 4 मुख्तलिफ टीचर्स रखेंगे उनके लिए? ये तो मुमकिन ही नहीं। इस वक्त जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम हैं वो सिंगल नेशनल करिकुलम से बेहद परेशान हैं। एक उनमें से इससे घबराया हुआ है, और जाहिर है कि कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि हमने इतना ज्यादा डाला हुआ है, मजहब इतना ज्यादा डाला हुआ है, इसका मवाद पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। यहां तक कि अगर आप मदारिस का मुकाबला कीजिए आम स्कूलों के साथ, तो जो मवाद है उसकी मिकदार, जो मजहबी मवाद है उसकी मिकदार ज्यादा है आम स्कूलों में बनिस्बत मदारिस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी एनलाइटनिंग डिस्कशन हो रही है आप तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट डॉक्टर मरियम साहिबा, आई वुड लाइक यू टू प्लीज एड्रेस दिस इशू जो डॉक्टर परवेज हुड बॉय साहब ने अभी उठाया है। जी, मैं हकायक की रोशनी में इन दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगी। और सबसे पहले यही कहूंगी कि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है और हुकूमत बेहतरी की तरफ मजीद जाना चाहती है, लेकिन जहां हम इस वक्त खड़े हैं उसके बारे में मैं 2 बातें करना चाहूंगी। जब मैंने एनसीसी डायरेक्टर के तौर पे चार्ज लिया तो बिल्कुल शुरू में पहले दिन जो मेरी मीटिंग हुई वो बहाई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वो खुद ही आए और उन्होंने मुझे खुद बताया, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि उनका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है और उन्होंने उधर भी कम्युनिकेट करके कहा है कि ये बहाई रिलीजियस मजहबी ग्रुप जो हमारे मुल्क में है उनका जो निसाब बना है वो इतना अच्छा है। उन्होंने न्यूयॉर्क के जरिए अपने
तमाम दुनिया के ममालिक में जहाँ बहाई कम्युनिटी के लोग रहते हैं उधर भिजवाया और एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने बहाई लोगों के लिए कौमी सतह पर निसाब बनाया है. But then the उनके minorities, मजहब के they have मुताबिक. approached मेरी Supreme बात Court सुनो. as well, Dr. Maryam Sahiba. They have gone मैं to जानती Supreme हूँ Court. जी, मेरी बात खत्म होने दें. इस बहाई तो एक मजहब है, उसके अलावा क्रिश्चियन, सिख, हिंदू और कलाशी, जी. इनके लिए भी करिकुलम बने हैं. जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके ये 5 इनके लिए डेडिकेटेड करिकुलम बने हैं. तो एक ये बात होगी. दूसरी बात होगी जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, जो बात है कि इस्लामियात का मवाद, एक मजहबी मवाद इस्लामियात से बाहर दूसरे सब्जेक्ट्स में क्यों है. इसमें एक तो ये बात है कि पहले इस्लामियात का मवाद जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट में होता था और जनरल नॉलेज एक रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है. जनरल नॉलेज से वो सारा मवाद निकाल के इस्लामियात के सब्जेक्ट में डाल दिया गया, इसी क्योंकि हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने आइन को रिस्पेक्ट करना है. उसमें आर्टिकल 22 के तहत हम ये नहीं कर सकते. लेकिन दूसरी बात इसमें ये है कि आपने एक फर्क होता है मजहबी तालीमात में और मजहब की जो वर्शिप का या मजहब का जैसे नमाज पढ़ने का तरीका है या मजहब में रोजा रखने का तरीका है. ये खास चीजें होती है कि मजहब को आपने प्रैक्टिस कैसे करना है. आप किसी मजहब की तालीम दे सकते हैं. मसलन आप क्रूसेड्स के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्रिश्चियन तो नहीं हो जाते. आप अशोका के बारे में पढ़ाते हैं, बच्चे बुद्धिस्ट तो नहीं हो जाते. लेकिन आप मजहब का, किसी भी मजहब का इस्तेमाल करके बच्चों की किरदार साजी कर सकते हैं. वो आर्टिकल 22 की वायलेशन नहीं है. हाँ, बेहतरी की मजीद गुंजाइश है. हमें उसको निसाब को बेहतर करना है. ये एक बड़ा, डॉक्टर मरियम साहिबा, सॉरी टू कट यू इन बट टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है और आप तीनों की जितनी जबरदस्त गुफ्तगू है इसके बाद डेफिनेटली मैं यहीं से एक और प्रोग्राम रखेंगे जिसका आगाज यहीं से करेंगे जहां डॉक्टर मरियम साहिबा आपने, डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब आपने और डॉक्टर आयशा साहिबा आपने अपने पॉइंट्स का इख्तिताम किया. यहीं से एक नेक्स्ट प्रोग्राम का आगाज करेंगे. बट फॉर टुडे लेट्स स्टॉप इट हियर. ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बहुत इन डेप्थ इनके बारे में डिबेट चाहिए, इनके लिए स्टडी चाहिए, इसीलिए एक प्रोग्राम में समेटना इनको नामुमकिन है. बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा, डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा एंड डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब. एक नेक्स्ट प्रोग्राम इस पे जरूर करेंगे इन्हीं तीनों पैनलिस्ट के साथ. I'll see you tomorrow inshallah in my program. Take care. Allah Hafiz.